जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग जैक बोर्ड साइंस का क्वेश्चन बैंक का सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण और उसके अभिक्रिया, ये सारे क्वेश्चन के एमसीक्यू, वन लाइनर, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारे क्वेश्चन को एक एक करके समझेंगे और 2026 तक के सारे सवाल को एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत उस सवाल से ना हो, उससे रिलेटेड सवालों से ना हो। तो चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट करते हैं, और रिपीट करते हैं तो वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन को एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला जो सवाल है ऑप्शन क्या है कि CaCO3 क्या है, CaCO3, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा रख करके इसको तोड़ा गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 में तोड़ा गया, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा गया। तोड़ने का माध्यम है उष्मा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तापीय वियोजन। कौन सा वियोजन, तापीय वियोजन। मतलब जब एक यौगिक उष्मा या किसी अन्य उत्प्रेरक की मदद से अगर टूटता है दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन। और यहाँ ताप की मदद से हुआ, इसको बोलेंगे तापीय वियोजन या उष्मीय वियोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक, लेकिन संयोजन क्या है, संयोजन की अभिक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व मिलकर केवल और केवल एक यौगिक बनाते हैं। जैसे सोडियम को अगर ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ दो तत्व है और एक यौगिक है। तो उसी तरह जब दो या दो से तत्व यौगिक मिलकर केवल और केवल एक यौगिक बनाएंगे तो उसको संयोजन। और ये संयोजन वियोजन का क्या होता है, अपोजिट होता है। वियोजन में क्या हुआ कि एक टूटकर दो या दो से अधिक बनेगा, और संयोजन में क्या हुआ, दो या दो से अधिक मिलकर क्या बनेगा, संयोजन। और विस्थापन में क्या है कि एक अति अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर अपना जगह चयनित करेगा। जैसे इसमें देखिए, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं Na+H2SO4, तो यहाँ सोडियम है और सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल Na हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, मतलब विस्थापित करेगा, और यहाँ बनाएगा Na2SO4 और H2 को बाहर करेगा, क्योंकि N जो A है वो अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, हाइड्रोजन से। तो अति अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा करके एक नया यौगिक बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। ये तीनों ऑप्शन आपको याद रखना है। हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन बैंक को करना ही नहीं, बल्कि क्वेश्चन बैंक से जुड़े हर सवाल को करना है जो एग्जाम में अच्छे से पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी हमारे पास समय की कमी नहीं है, आराम से एक क्वेश्चन को करेंगे और डिटेल से समझेंगे ताकि कहीं भी कोई तरह का दिक्कत ना हो। ये रहा आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या है कि जल के ये 2023 में पूछा गया, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड, और एक होता है आपका एनोड। ठीक है, तो कैथोड जो है वो होता है निगेटिव, ठीक है, और एनोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव। तो आपको पता है अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे आप अट्रैक्ट होंगे तो लड़का लड़का के साथ नहीं हो सकता है जी, लड़का तो लड़की के साथ अट्रैक्ट हो गया। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। अगर ये माइनस है तो माइनस के साथ तरफ तो नहीं जाएगा, किसके साथ जाएगा, प्लस की ओर। यहाँ पर जब विद्युत अपघटन जल का होता है, H2O का जब टूटता है तो H2 और O2 में टूटता है, तो H जो है प्लस है, O जो है माइनस है, तो H किसके तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ। मतलब कैथोड जो है किस पर जाएगा, हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन किस पर जाएगा, एनोड पर। तो क्वेश्चन जब पूछेगा कि जब विद्युत अपघटन होता है कैथोड मतलब माइनस में कौन जाकर चिपकता है, तो हाइड्रोजन, ये H2, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस चार्ज है और कैथोड होता है निगेटिव रॉड, तो ये पॉजिटिव निगेटिव पर जाकर चिपकेगा। और ये ऑक्सीजन होता है क्या चीज, माइनस, तो माइनस निगेटिव, तो निगेटिव किस पर जाएगा, एनोड मतलब पॉजिटिव धनात्मक रॉड पर जाके क्या होगा, रिप्लेस करेगा, चिपकेगा। ठीक है, समझ गए। कैथोड याद रखना है, प्लस मतलब धनात्मक, और एनोड मतलब कैथोड मतलब माइनस मतलब ऋणात्मक, और एनोड मतलब होता है प्लस मतलब धनात्मक। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है प्लस चार्ज होता है। एकमात्र जो नॉन मेटल अधातु जो कि धनात्मक चार्ज रखता है वो है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन धनात्मक होने की वजह से ही कैथोड पर जाके क्या होते हैं, रखते हैं, चिपकते हैं, मुक्त रूप से गैस मुक्त होती है, किसमें, विद्युत अपघटन से। क्लियर है। और यहाँ एनोड की अगर बात बोला जाए तो एनोड में ऑक्सीजन होता है। क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत, यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। O2 कब रहता, जब यहाँ पर कैथोड के जगह पर क्या होता है,
एनोड रहता है, तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये आपका एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल है। देखिए ध्यान से, उपचयन और अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? जैसे एक है उपचयन और एक है अपचयन। देखिए उपचयन और अपचयन के बारे में पहले समझते हैं। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? जुटता है, और हाइड्रोजन क्या होता है? घटता है। उपचयन में ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन घटता है, और इसमें ऑक्सीजन जो है घटता है और हाइड्रोजन क्या होता है? जुटता है। लेकिन जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो तो उसको अपचयन उपचयन मतलब क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखिएगा कि जब उपचयन अपचयन एक साथ होता है तो उसका दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। संक्षारण क्या है, पहले उसके बारे में समझते हैं। संक्षारण की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं जब किसी मेटल, मेटल मतलब धातु, जब किसी धातु का हवा, पानी या फिर नमी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है जिसको हम लोग कोरोड बोलते हैं। कोरोड मतलब जंग बोलते हैं, और कोरोड से ही बना है क्या चीज? कोरिजन मतलब जंग लगना। जैसे देखते होंगे छत पर रॉड निकला रहता है, पानी में रहा, पहले जब नया नया रहता है तो चक चक करेगा, लेकिन जब पानी पड़ते रहेगा 2-3 महीना बाद, 4 महीना के बाद वो एकदम लाल हो जाएगा, हाथ पर रखिएगा तो लाल रंग हो जाएगा। मतलब उसके ऊपर जो जंग लगती है वो ललहुन टाइप की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड। वही है संक्षारण। मतलब जब किसी धातु का, जरूर नहीं लोहा है, चांदी भी संक्षारित होती है, फिर और कोई भी मेटल होता है उस पर रहता है, लेकिन चांदी सोना ये सब कम अभिक्रियाशील है। बाकी बाकी चीजें, लोहा हो गया, चांदी हो, ये क्या बोलते हैं, पीतल हो गया, ये सब भी क्या होता है? आपको जल्दी से उसके ऊपर परत जम जाती है, जंग लग जाता है। जैसे महिलाएं पायल पहनती है, पायल भी क्या होता है? डिस्कलर हो जाता है, जंग लगने की वजह से, उसको भी हम किस में रखते हैं? संक्षारण में। ठीक है, अब अगला जो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ का बहुत देर तक रहने से उसका स्वाद बेस्वाद हो जाता है। जैसे बिस्किट का खाए, खुला छोड़ दिए, सब्जी तब्जी क्या होता है, एक आध दिन हुआ, रात हुआ, थोड़ा गर्मी है तो खट्टा हो जाता है, तो उसी का स्वाद बेस्वाद होना मतलब ऑक्सीडाइज हो जाना, मतलब ऑक्सीकृत हो जाना। मतलब बिस्किट खोल के रखे, हवा लग गई मतलब ऑक्सीकृत हो गई। ऑक्सीकृत तो मतलब ऑक्सीजन उसमें लग गया, हवा लग गया, जिसके वजह से वो खराब हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन के संपर्क रहने से उसका स्वाद बेस्वाद हो जाए, उसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। लेकिन मम्मी लोग क्या करते हैं? उसको एयर टाइट कंटेनर में ढक के रखते ताकि वो स्वाद बरकरार रहे। इस तरह इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलते हैं अगला सवाल पे। कहाँ चल गए सर? किस अभिक्रिया? हाँ, ये हो गया था चौथा नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे कि हम लेंगे H2 + O2, तो यहाँ बन जाएगा क्या? 2H2O। तो भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, जिसको हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और नए बनने वाले पदार्थ उत्पाद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। लेकिन ये जो बचा उपचायक और अपचायक क्या है? तो एक इक्वेशन है जिसमें CuO + H2 और ये बन जाता है Cu + H2O। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर कम हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पर कम हुआ, मतलब यहाँ पर कम हुआ मतलब ऑक्सीजन घटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन। और यहाँ पर हाइड्रोजन जुटा, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन जुटना या ऑक्सीजन का घटना। तो ऑक्सीजन घटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का घटना कहलाएगा अपचयन, और ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा? उपचयन। और दोनों साथ साथ रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ उपचायक और अपचायक के बारे में समझना है कि जब किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन की कमी हो, क्या हो? ऑक्सीजन की कमी हो, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, उसको हम लोग उपचायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपचायक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एजेंट है जो कि क्या करवा रहा है? अपचयन करवा रहा है। उसी तरह हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसको हम लोग उपचयन बोलेंगे। लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे अपचायक। क्या बोलेंगे? अपचायक। यहाँ पर अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो दो चीज याद रखिएगा, उपचायक क्या है और अपचायक क्या है। उपचायक में ऑक्सीजन कम होता है और अपचायक में ऑक्सीजन जुटता है। तो मतलब ऑक्सीजन जब त्याग हो, कम हो, तो उसको हम लोग अपचायक बोलते हैं। और ऑक्सीजन जब जुटता है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा तो H2 क्या हो गया? यहाँ पर ये H2 हो गया अपचायक,
और CuO कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, उपचायक, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन कम हुआ है, तो ये ऑक्सीजन कम होना मतलब क्या हो रहा है, अपचयन। तो अपचयन करवाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उपचायक होता है। और इसमें क्या है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा तो उपचयन हो रहा है, तो उपचयन कराने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है H2। तो क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे, 4 के बाद 5वां नंबर। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर में क्या है कि CaOCO3 और टूट के CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, क्या चीज है, वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़े थे, वियोजन। और कौन सा वियोजन, तो तापीय वियोजन। देखिए तापीय वियोजन वियोजन है, संयोजन और वियोजन विस्थापन आपको बता चुके हैं। ये 2022 का क्वेश्चन 2022 में आया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर। जो रिपीट करेगा हम उसको थोड़ा स्किप मारें, क्योंकि उसको बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी जो था पहले हम पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन मतलब सांस लेना। तो सांस लेने से क्या होता है आपको पता है, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर में जाता है, और ऑक्सीजन जाता है तो अलग से एनर्जी क्या होती है, इनवेल होती है, बाहर निकलती है, जो कि 38 ATP के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। जो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से कहाँ तक, सेल तक पहुंचती है, वहाँ एनर्जी डेवलप करती है, और उस एनर्जी का वैल्यू 38 ATP ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलता है। एनएरोबिक में 2 ATP निकलता है, लेकिन एनर्जी निकलता है, तो एनर्जी का निकलना क्या कहलाता है, उष्माक्षेपी उष्माशोषी। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, उत्पन्न होती है, लेकिन उष्माशोषी जिसमें एनर्जी खत्म होती है। जैसे अभी पहले अभिक्रिया में CaCO3 को तोड़ने के लिए उष्मा लगा था। ये त्रिभुज मतलब होता है उष्मा, हीट। जब ये टूटेगा तो CaO प्लस CO2 में टूटेगा, मतलब यहाँ तोड़ने के लिए एनर्जी अलग से लगाई गई, तो वो उष्मा शोषी, सोख रहा है। और उष्माक्षेपी मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है। एनर्जी जब रिलीज होगा कब, जब हम लोग सांस लेंगे तब। दम घुटने लगता है, एनर्जी कमी होने लगती है, लेकिन सांस लेने से एनर्जी पूर्ति आती है। तो ये हो गया उष्माक्षेपी। संयोजन पढ़ा चुके हैं, जब 2 या 2 से अधिक चीजें मिलती है तो उसको हम लोग संयोजन कहते हैं। संयोजन किसका उल्टा है, वियोजन का उल्टा है। क्लियर है। चलिए आगे अगला सवाल 7वां नंबर। यहाँ लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो सबसे पहले एक बात बता दें, बोला है कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारा है, जिसमें Zn और Cu आपको दिख रहा है, ZnSO4 और Cu। तो ये एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि Zn जो है अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से। लेकिन यहाँ होता क्या, अगर कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील होता तो यहाँ से जिंक को हटाता और यहाँ कॉपर सल्फेट बनाता। बाकी में एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये बना लेगा Al2SO4 होल 3 प्लस Cu। ये इसका बन जाएगा। इसमें क्या होगा, ZnSO4 प्लस ये Fe बाहर चला जाएगा। यहाँ पर ZnSO4 प्लस Cu बाहर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ Zn जो है हाईली रिएक्टिव मतलब अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिंक और कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील, कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए ये इसको डिस्प्लेस मतलब विस्थापित नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जिंक कॉपर को विस्थापित करेगा, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक। लेकिन यहाँ पर कॉपर अधिक अभिक्रियाशील, उल्टा लिख दिया, कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है जिंक से। ये जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। देख लिया यहाँ पे, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है तो कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट और Cu बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है, ये अपना एक उत्पाद बना के बैठा है। लेकिन अगर ये अधिक रहता तभी न इसको विस्थापित करता है। अधिक है नहीं, अधिक कौन है, Zn। तो Zn अधिक है, ZnCu को अलग किया और ZnSO4 यहाँ पर क्या किया, बनाया। इसलिए इसका एक रीजन अगर पूछे तो याद रखना है कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं कम को डिस्प्लेस करेंगे। तो यहाँ एकमात्र ये वाला इक्वेशन जो है, समीकरण, जिसमें कॉपर कम अभिक्रियाशील है Zn से, इसके वजह से ये अभिक्रिया होगी ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इसमें कौन संतुलित समीकरण, संतुलित मतलब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद का जो नंबर है वो संख्या बराबर है। तो चलिए देखते हैं, सोडियम 1 सोडियम 1, चलिए बढ़िया बात है। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 3 थी, ये क्या होगा, बराबर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 नहीं है, ये भी नहीं है। Fe3 उसका हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 4 दूनी, ऑक्सीजन ये 4 ऑक्सीजन 4, ये हो गया आपका आंसर। किसका, तो ऑप्शन नंबर 2। तो जब नंबर ऑफ
क्या अभिकारक, मतलब अभिकारकों के अणुओं की संख्या या फिर उसके द्रव्यमान की संख्या उसके उत्पाद के द्रव्यमान की संख्या से बराबर हो तो उसको हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं, जिसको हीट एंड ट्रायल विधि से हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और संतुलित पूछेगा क्यों करते हैं, तो आपको जवाब देना है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, तो उसको हम लोग संतुलित करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल 9वां नंबर। यहां पर देखिए क्वेश्चन, अभिक्रिया ZnO प्लस Ce, Zn प्लस CO किसका उपचयन हो रहा है। यहाँ देखिए लिख के समझाते हैं। ZnO प्लस C एरो दिए तो Zn प्लस CO। यहाँ पर देख रहे हैं ZnO से Zn यहाँ पे गया, ZnO से Zn यहाँ पे गया। हमको पूछ रहा है किसका उपचयन हो रहा है, अपचयन नहीं उपचयन। तो ZnO से ऑक्सीजन घटा, ZnO से ऑक्सीजन घटा, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन घट रहा है और यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उपचयन। हमको पूछा है किसका उपचयन हो रहा है, लेकिन हम यहाँ 3 सवाल आपसे पूछते हैं। पहला पूछते हैं, यहाँ उपचयन पूछा, हम पहला पूछते हैं अपचयन क्या है। दूसरा पूछते हैं उपचायक कौन है, और तीसरा सवाल है अपचायक कौन है। हम आपको बताए थे अभी कुछ देर पहले, क्या बताए थे कि जब ऑक्सीजन जिसमें कम होता है, ऑक्सीजन जिसमें कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचायक। क्या बोलते हैं, उपचायक। ऑक्सीजन किसमें कम हो रहा है, ZnO में, ये हो जाएगा ZnO उपचायक। ऑक्सीजन जुट रहा है किसमें, कार्बन में, तो कार्बन हो जाएगा अपचायक, कार्बन हो जाएगा अपचायक। उपचायक कौन, जिसमें ऑक्सीजन कम हो रही है, और अपचायक कौन, जिसमें ऑक्सीजन जुट रही है। अब यहाँ पूछ रहा है अपचयन किसका हो रहा है, मतलब रिड्यूसिंग कौन है, रिड्यूस कौन हो रहा है, कम हो रहा है। तो रिड्यूस मतलब जिसमें हाइड्रोजन जुटता है या ऑक्सीजन घटता है। तो यहाँ पर देखिए ZnO में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा ZnO। ठीक है, याद रहेगा। तो हम 2 चीज पहले अच्छे समझिए, उपचयन और अपचयन, फिर उपचायक और अपचायक समझेंगे। उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो यहाँ पर किसमें जुट रहा है, उपचयन। उपचयन किसका हो रहा है, तो सी में ऑक्सीजन जुट रहा है जी, तो सी मतलब कार्बन का, यहाँ पे लिख दीजिए उपचयन। ये उपचयन अपचयन एक है और ये अलग है। ये दोनों क्या है, अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन जुटती है उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहे, तो कार्बन उपचयन हो गया। ठीक है, और ZnO में ऑक्सीजन घट रही है, तो जिसमें ऑक्सीजन घटेगा उसको उपचयन बोलेंगे। ये दोनों अभिक्रिया है, लेकिन इसको करवाने वाला एजेंट का कहते हैं उपचायक और अपचायक। तो ऑक्सीजन जिसके वजह से कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं उपचायक। ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो यहाँ कम किसके वजह से हो रहा है, ZnO में कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपचायक। क्या बोलते हैं, उपचायक। कम किस में हो रहा है, ZnO में, तो उसको बोलेंगे उपचायक। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जुट किस में रहा है, कार्बन, कार्बन के बदौलत, तो यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है, उपच की जगह अपचायक। एकदम सिंपल है, जिसमें ऑक्सीजन कम हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, उपचायक। जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है मतलब बढ़ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग अपचायक। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कंप्लीट। अब है 10वां नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकता है क्योंकि एग्जाम में जो पूछा गया उसका नंबरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग नंबर के हिसाब से उसको नोट करिएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभी जस्ट इसको पढ़ा चुके हैं। भाग लेने वाले पदार्थ किसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। एग्जाम में आ चुका है, इसको हम लोग बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भी बता चुके हैं, क्योंकि इसमें क्या है, पूछ रहा है कि ZnCuSO4 में कौन वियोजित हो रहा है, ये नहीं बताया, वो अलग क्वेश्चन था। यहाँ पर है Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ बता रहे हैं कि जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर को हटा के जिंक सल्फेट और कॉपर बनाया, तो किसके बदौलत, विस्थापित करके, इसलिए ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बाद संयोजन समझा दिए थे, जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन। और वियोजन, एक यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक बनाते हैं, उसको बोलते हैं वियोजन। और यहाँ अवक्षेप, वैसी अभिक्रिया जिसमें अदला बदली करके दो अलग अलग यौगिक बनाते हैं और उसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अवक्षेपन अभिक्रिया। और ये हमेशा द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर, अगला क्वेश्चन 12 नंबर। ठीक है,
12 नंबर में क्या है, चांदी के ऊपर परत, काली परत का चढ़ना क्या कहलाता है? काली परत का चढ़ना क्या कहलाता है? संक्षारण का उदाहरण है। अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले बताए थे कि जब कोई तत्व में के ऊपर हवा, पानी, आर्द्रता की वजह से उसके ऊपर एक परत जम जाती है, जिससे उसका जो कलर है धूमिल हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करोजन या फिर संक्षारण। इसमें विकृत गंधिता क्या बताए थे? विकृत गंधिता मतलब भोजन का बेस्वाद हो जाना, ऑक्सीजन के संपर्क मतलब ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे भोजन का स्वाद गड़बड़ा जाता है, उसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। उपचायक, अपचायक अभी जस्ट बोले। उपचायक क्या है और अपचायक क्या है? जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? घट रहा है, वो हो गया उपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है उसको बोलते हैं अपचायक। क्लियर है? चलते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है CaO और H2O। CaO प्लस H2O ये बन जाएगा CaOH होल 2। पहले इसके बारे में समझिए। ई है क्विक लाइम, मतलब एकदम क्या होता है? चूना। कौन चूना? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना में अगर पानी डाले, जल, ये हो गया बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। लेकिन जैसे ही इसमें पानी डालेंगे ये तो बनेगा ही, और साथ में हीट मतलब उष्मा बहुत तेजी से क्या होगा? बाहर आएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ तापीय, मतलब उष्मा निकल रहा है तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ये संयोजन भी हो सकता है, वियोजन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, संयोजन होगा। संयोजन के साथ साथ क्या होगा? उष्मा क्षेपी, मतलब बहुत ज्यादा उष्मा अभी बाहर आता है, तो उष्मा क्षेपी संयोजन अभिक्रिया। अब बाकी वियोजन जानवे करते हैं, जिसमें दो एक चीज टूट करके दो बनता है, उसको वियोजन बोलते हैं। विस्थापन में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है? विस्थापित करता है। और इनमें से कोई नहीं, इसका एग्जाम्पल होगा संयोजन, क्योंकि दो मिल करके क्या बना? एगो, और साथ में हीट निकला, उष्मा निकला, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का भी ये उदाहरण मानते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन। 25 चल रहा है अभी, 2025 का ऐसा सवाल है। पिछला भी सवाल था 25 का, ये भी 25 का सवाल है। देखिए 25 में क्या है अगला, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जैसे अभी जस्ट पढ़े, कली चूना मतलब CaO में जल डाला जाता है तो क्या बनता है? CaOH का पावर 2। ये कली चूना है, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ बहुत तेजी से हीट मतलब उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषित, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। शोषित मतलब सोखता है। कैसे? CaCO3 को तोड़ना है तो उष्मा डालेंगे तभी ये CaO और CO2 में टूटेगा, तो तोड़ने के लिए उष्मा लगता है, इसलिए उष्मा शोषी, सोखता है, टूटता है। और उष्मा क्षेपी के लिए क्या है? जब एनर्जी निकलती है, उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है तो उसको उष्मा क्षेपी। विस्फोटक मतलब एक्सप्लोसिव। जैसे अब इसमें से कभी कभी क्या होता है? हाइड्रोजन गैस कभी अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब इसके सामने अगर माचिस या लाइटर ले जाएंगे तो पॉप साउंड, पटाखे की तरह फट फट करके आवाज करेगा, वो विस्फोटक एक्सप्लोसिव हो सकता है, बम तम बनाने में इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्फोटक। समझ गए? इनमें से कोई ने कुछ है नहीं, ये इसका एग्जाम्पल होगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अब सबको नंबरिंग करके लिखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया 2025 में, 14वां नंबर में नंबर है ये, नंबरिंग नहीं है। नंबरिंग आप देखिए कम से कम पिछले 10 साल में 18-20 क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से पूछा गया था, इसलिए सारा लिख दिया, सारा डिस्कशन एक एक करके, और उसका MCQ में उसके ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। लोह पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर अगर जिंक लेपा जाता है तो उसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं, और जस्तीकरण लोहा को जंग लगने से बचाने का विधि है। ठीक है, और उसके साथ साथ संक्षारण, अभी इसमें जो जंग लगता है उसको हम लोग संक्षारण बोलते हैं। और किसी भी भोजन का बेस्वाद होना ही क्या कहलाता है? उसमें ऑक्सीजन लग जाता है, हवा लग जाती है, उसका स्वाद गड़बड़ा जाता है, उसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। मतलब जब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको लोग जस्तीकरण। जस्तीकरण क्यों कहते हैं? ताकि उसे एक लंबा समय तक अच्छे से रख सके और जंग से बचाया जा सके। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये 2025 में ही पूछा गया। जस्ता धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? जस्ता धातु जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसकी जांच कैसे होगी? तो वहाँ लाइटर ले जाइए, वो पटाखे की तरफ पॉप साउंड करेगा, समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हुई है? रिलीज हुई। इसलिए किसी जस्ता को अगर हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसकी पुष्टि कैसे होगा? लाइटर या माचिस ले जाने से वो आवाज कैसा करेगा? पॉप साउंड क्रिएट करेगा, ताकि पता चल जाएगा वहाँ हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि ZnCuSO4, ZnSO प्लस Cu। यहाँ पर देखिए Zn प्लस CaSO4
एरो देंगे ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर Ca नहीं है, Cu कॉपर सल्फेट। आपको बताया है कि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर को यहाँ से हटाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, तो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर से विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन तो 50 बार समझाएं कि दो या दो से अधिक चीजें मिलती है, केवल एक चीज बनाती है यौगिक, तो संयोजन बोलता है। एक टूटकर अधिक बनाते हैं उसको वियोजन बोलते हैं, तो बता चुके हैं। और द्विविस्थापन क्या होता है कि द्विविस्थापन का एग्जाम्पल देख लीजिए। द्विविस्थापन की बात करें तो यहाँ पर NaCl प्लस H2SO4, ये दो यौगिक है, तो NaSO4 के साथ मिलकर Na2SO4 बनाएगा और ClH के साथ मिलकर क्या बनेगा? HCl। तो दो यौगिक अपने अणुओं का अदला बदली करके दो नया यौगिक बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, अदला बदली होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, 11 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स के अंदर पूरा पैक किया जाता है, कहीं से हवा आने के चांस है, लेकिन वो फुला हुआ रहता है। वो फुला हुआ पार्ट कौन सा गैस है? तो वो है नाइट्रोजन, जो कि ऑक्सीजन की एंट्री रोकता है और नाइट्रोजन अंदर की चीज़ों को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है, ताकि उसके अंदर का जो चीज़ें हैं उसमें विकृत गंधिता ना हो सके, मतलब स्वाद चेंज ना हो सके। लेकिन फाड़ने के बाद अगर खुला रह गया तो उसका स्वाद चेंज 100% होगा, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑक्सीजन तो भरेगी ही नहीं, हाइड्रोजन गैस होगी नहीं, तो यहाँ पर कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन, ताकि अंदर की चीज़ें पूरी तरह से क्या रहे? सुरक्षित रहे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ये आपका 2026 में पूछा गया सवाल है। इसके पहले भी 2026 का सवाल था, ये भी 2026 में पूछा गया था और ये भी 2026 में पूछा जा रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से अभिक्रिया में अवक्षेप, अभी जस्ट बोले अवक्षेप जब भी बनेगा, अवक्षेपन अभिक्रिया जब भी होगी वो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होगी, ना तो वियोजन में ना तो संयोजन में। जब भी होगी किसमें होगी? द्विविस्थापन, ताकि अदला बदली करके, जैसे BaSO4 पढ़े थे तो BaSO4 सफेद अवक्षेप बनता था, बेरियम सल्फेट बनता था। आप लोग पढ़े होंगे, अगर चैप्टर 1 जब पढ़ाए होंगे तो वहां पर आपको बताया गया था। तो याद रखना सीधा सीधी बात, अवक्षेप का निबंध कौन से अभिक्रिया में होता है? तो हमेशा याद रखना किसमें? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। विस्थापन में नहीं, संयोजन में, वियोजन में नहीं, किसमें होगा? द्विविस्थापन। अदला बदली करके एक अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप होता क्या है कि ये जो है पानी में घुलता नहीं है, ये क्या होता है? हैवी होता है, जिसकी वजह से बॉटम मतलब धरातल में जाके बैठ जाता है और वो अलग कलर ले लेता है। जैसे BaSO4 आपका क्या है? सफेद अवक्षेप है। ठीक है, चलते हैं अगला। यहाँ तक था जो ऑब्जेक्टिव था, यहाँ से स्टार्ट होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे, आधा घंटा 30 मिनट 35 मिनट का, ताकि एकदम पढ़ने में मज़ा आए और बेहतरीन तरीका से समझ में आए। और आप इसको लिखिएगा जरूर, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हर ऑप्शन के बारे में डिस्कस किए तो हर ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ अलग से किनारे में लिख दीजिएगा, ताकि वहाँ कोई तरह का दिक्कत ना हो। ये सवाल पूछा गया 2020 में। क्या है 2020 का सवाल सर? देखते हैं। लिखा है रासायनिक अभिक्रिया FeSO4 FeCuSO4 FeSO4Cu, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? जैसे यहाँ लिखिए Fe प्लस CuSO4, एरो दिए FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर देख रहे हैं कि Fe जो है क्या है? Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, तो Fe ये Fe अधिक अभिक्रियाशील है किससे? Cu से, तो ये Cu को हटाएगा और यहाँ पर क्या बनाएगा? FeSO4 किसके साथ? SO4 के साथ। जैसे ये हटा तो यहाँ बनाया FeSO4 फेरस सल्फेट, और बेचारा Cu कहाँ चल गया? अलग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेरस Fe अधिक अभिक्रियाशील है किससे? कॉपर से, इसलिए इसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। अभी जस्ट पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव में कि वैसे अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करेगा? अपने जगह से हटाकर उसके साथ अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? श्वसन कैसे अभिक्रिया। एक नंबर में, अगर 2019 का सवाल अगर एक नंबर में पूछा जाए, सीधा सीधे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उत्पन्न होने से हमको थोड़ा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी का एहसास होता है, इसलिए श्वसन क्या है? एक तरह से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ना कि ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ठीक है, चलते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, इसमें लिखा है कि 2H2 प्लस O2, एरो देके 2H2O, ये 2018 में पूछा गया है। यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि दो चीज मिलकर एक चीज का निर्माण कर, मतलब दो तत्व मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं, केवल और केवल एक यौगिक, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। तो पूछेगा किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। चलते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ABCD AD और CB
तो ए क्या हुआ, ए सी के साथ मिल करके, सॉरी ए सी के साथ बोल रहे हैं, यहाँ मिल रहा है ए और डी मिल गया एक साथ, और यहाँ बी और सी मिल गया एक साथ, मतलब अदला बदली। इसको एक समीकरण से समझते हैं, जैसे हम NaCl को किसके साथ किए, तो H2SO4 के साथ किए। तो यहाँ पर क्या अदला बदली में NaSO4 के साथ मिल गया, तो Na2SO4 हो गया और एक HCl, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो A D के साथ, मतलब सोडियम A है, SO4 D है, तो A और D मिलकर क्या बन गया, ये AD बन गया। और Cl और H मिलकर क्या बन गया, तो ये हो गया B और ये C, तो B हो गया Cl, उल्टा लिख दिया, ये C और ये B, ये B और ये C, अदला बदली कर लिए। तो यहाँ पर जब अदला बदली होता है तो ये कौन सा विक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये Cb होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के जगह पर क्या है C, और क्लोरीन के जगह पर क्या है B, तो ये हो जाएगा आपका C और ये B। मतलब एक दूसरे से अदला बदली होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और एक अभिक्रिया अधिक वाले कम को अलग कर देता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब चलते आगे, यहीं पर आज क्लास खत्म होती है और इसके बाद वाला सवाल को हम लोग आगे वाले लेक्चर में लेके जाएंगे। बस आपका एक काम है कि अगर आप वीडियो नए विद्यार्थी अगर देख रहे हैं तो आप अपने से अपने सोशल मीडिया पे या अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, इतना फेवर कीजिएगा कि हम बच्चों तक आसानी से पहुंच सकें। और बाकी आपकी मर्जी, इसको अच्छे से पढ़िए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, और इसके बाद वाले या इसके पहले वाले वीडियो को जरूर आप एक बार अच्छे से देखिएगा। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।